0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट आप बोल रहे हो ना? ओके यस वो डेरिवेशन मैंने बोला आपको पहले फॉर्मूला वापस डिराइव करनी पड़ेगी। वो जो एक फॉर्मूला थी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उसमें तो नहीं डालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जब आपने डिराइव कर पाए क्या फॉर्मूला बनी ईएमएफ इंड्यूस का? पाई बाय 2 बी ओमेगा स्क्वायर। हाँ 5/2 बी ओमेगा एल बी स्क्वायर। ओमेगा एल स्क्वायर। 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यस यस ओके सो सर हाफ बी ओमेगा एल फाइनल स्क्वायर माइनस एल इनिशियल स्क्वायर मिला। तो एल फाइनल आपका होगा 3 मीटर और एल इनिशियल होगा 2 मीटर ना? 2 मीटर। यस सर। तो 9 - 4 9 - 4 5/2 ये आएगा करेक्ट है? यस 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 सर यही। आई होप यू गॉट दिस आंसर। यस दिस वन b is 4 × 10⁻²। ओमेगा को क्या किया आपने? ओमेगा इज 2 मीटर 2 पर पाई सेकंड। एन 2 रेडियन पर 2 सेकेंड। रेडियन पर हाँ, सेकंड। ओमेगा इज 2 पाई × फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ये थी 1/π RPS। ये यस फ्रीक्वेंसी कैंसिल पाई यस कैंसिल। सर। यस पाई कैंसिल। फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज जस्ट 2 सिंपली। 2 2 यस लेंथ तो आप रॉड की कितनी लोगे? 1 मीटर ही लोगे। 1। एल 1 ही है उसमें। सर वो एल स्क्वायर कैसा आएगा उधर? वो 9 और 3 और 2 पुट किया तो उधर एल स्क्वायर नहीं आएगा ना? 3 स्क्वायर माइनस 4 देखो हो जाएगा ना? इंडिकेशन से इंडिकेशन करने के बाद आपका ये आया होगा लाइक दिस। उसके बाद लिमिट्स आप इतनी डालोगे 2 मीटर टू 3 मीटर लिमिट्स ऑफ यस एल। एल स्क्वायर नहीं आएगा। तो बी ओमेगा हाँ नहीं एल स्क्वायर तो नहीं आएगा अभी। लाइक 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2 5/2 बी ओमेगा आएगा। 5/2 यस एल सर। स्क्वायर नहीं आने वाला। ठीक है तो ये 2 कैंसिल होगा 20 और × 10⁻² 0.2 वोल्ट आएगा। दैट इज द आंसर। यस सर इंटीग्रेट करेंगे तो एल स्क्वायर आ रहा है। यस सर एल स्क्वायर आ रहा है। एल स्क्वायर हाँ आ तो रहा है हमको। लिमिट्स लेकिन लिमिट्स तो डालोगे ना एल की लिमिट्स 2 मीटर टू 3 मीटर होगी। तो लिमिट डालने के बाद थोड़ी एल बचेगा। जब लिमिट्स उसकी डालोगे अपर लिमिट 3 डालोगे लोअर लिमिट 2 डालोगे तो उसके बाद कहाँ से एल बचेगा? यस सर हाँ। यस लास्ट में मुझे थोड़ी एल चाहिए। क्या डालोगे एल का वैल्यू लास्ट में? एल का वैल्यू लास्ट में नहीं बचना है। ठीक है हाँ सो आई होप दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। 0.2 वोल्ट आंसर रहेगा। तो ये था आपका मोशनल ईएमएफ। कल पूरा टॉपिक हमारा मोशनल ईएमएफ के ऊपर ही गया था। आज मैं ना आगे बढ़ रहा हूँ। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आई एम स्टार्टिंग टुडे। ठीक है इस चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स है। तो जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से पहले टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे और जो लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत मेन टॉपिक्स है पहले वो मैं खत्म कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा आपका मेजर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एंड में हम लोग जो बच्चे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो करेंगे। तो वी मे नॉट गो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक बट यस आई एम कवरिंग ऑल द मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। ठीक है ओके तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ जो काफी अलग है और इम्पोर्टेंट भी है। सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन पहले ये आएगा सेल्फ इंडक्शन। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और फिर म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है यू कैन पुट दिस हेडिंग सेल्फ इंडक्शन। अब ये क्या है? ठीक है सी सपोज ये मैंने एक सोलोनॉइड ले लिया। ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद सोलोनॉइड। तो सपोज ये मैंने एक सोलोनॉइड ले लिया। एक सोलोनॉइड है राइट। इसमें बात है अगर सोलोनॉइड में से इफ आई पास द करंट लाइक दिस ये देखो तो करंट विल पास थ्रू ईच एंड एवरी टर्न ऑफ द सोलोनॉइड ना? यस हर एक टर्न में से पास होगा। सपोज ये जो सोलोनॉइड है ना इट इज हैविंग टोटल n टर्न्स। ये n टर्न्स है and these n turns are present in the length of this L meters. एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि सोलोनॉइड की लेंथ L मीटर है उसमें n टर्न्स है। तो सारे टर्न्स में से करंट पास होगा लाइक दिस एंड अल्टीमेटली करंट विल लीव फ्रॉम दिस। ठीक है करंट है। अब ये भी आपको मालूम है कि जब करंट पास किया जाता है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होती है लाइक दिस। ये मैग्नेटिक लाइंस बना रहा हूँ मैं। One second. These are magnetic lines. Okay. These lines goes like this और उसके बाद ये लाइंस ऐसे टर्न करके ऐसा कुछ होती है जो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। भले आप मुझे खाली सोलेनॉइड के अंदर इंटरेस्ट है कि अंदर कैसे लाइंस जाएंगी। ये जो रेड कलर की लाइंस दिख रही है ना दिस इज अ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बी। मैग्नेटिक लाइंस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सोलेनॉइड के अंदर इन द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? अंदर है।
है Yes, sir. देखो यहाँ पे मैंने एक P पॉइंट लिया है, लुक एट दिस P पॉइंट। P पॉइंट ध्यान देखो, मुझे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर निकालना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट? तो पहले तो आप इतना क्लियर करो कि यस मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, पहले वो आपको क्लियर होना चाहिए कि यस है फील्ड। अब फील्ड है तो उसको मेजर भी कर सकते हैं, नहीं होगी तो नहीं मेजर करेंगे। तो बी, इसकी फॉर्मूला जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड पूछ रहा हूं मैं, बी इनसाइड द सोलोनॉइड, इसकी फॉर्मूला आपने अगेन वो प्रीवियस चैप्टर में की है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जो है उसमें की है। किसी को मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी इनसाइड द सोलोनॉइड? एनीबॉडी? अच्छा एक बात हिंट दे देता हूं मैं, सोलोनॉइड किया होगा उसके बाद आपने टोरॉइड भी किया होगा। टोरॉइड याद आ रहा है? ऐसा सुना है टोरॉइड? टोरॉइड, यस सर। Yes, sir. ये एम्पियर लॉ के बाद आता है, एम्पियर लॉ का एप्लीकेशन है ये एक्चुअली। तो याद करके बताओ व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर बी इनसाइड द mu सोलोनॉइड? ni upon 2. अब एक स्टूडेंट ने बोला म्यू नॉट ni अपॉन 2, राइट? ये बोला आपने। Yes. बाकी लोग थोड़ा सोच के बताओ क्या लग रहा है, करेक्ट है कि रॉन्ग है? ये कुछ आइडिया है? No, sir. वो तो ये mu 0 ni है सिर्फ, mu 0 ni. यस mu 0 ni ni. ओके, तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं 2 नहीं है, तो ठीक है मैं एक बार 2 हटा देता हूँ। ये देखो 2 हट गया। n is equals to b inside by 2 है उसका फॉर्मूला। हाँ ये देखो, हाँ ये फॉर्मूला करेक्ट है अभी। इट्स अ फॉर्मूला फॉर बी इनसाइड। जो अपॉन 2 किया ना वो है फॉर्मूला फॉर बी आउटसाइड। आउटसाइड सोलोनॉइड बी, जस्ट आउटसाइड निकालना है तो। यस सर, एंड साइड का। यस साइड के लिए यही है। अच्छा जिनको अभी याद है, अब वेरी गुड, आपने बराबर बोला, ये फॉर्मूला बराबर है। इसमें ये n क्या है? दिस n नंबर ऑफ number of turns नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सूर्यास्त सूर्योदय बघ ते टाइम पण आधी n is number of turns आधी पर यूनिट लेंथ। खाली टर्न्स नहीं है, जो टर्न्स एक एक मीटर में प्रेजेंट है ना, द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन एवरी 1 मीटर, एक मीटर में जितने टर्न्स है वो है n। n इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आई एम श्योर आपने देखी है, ठीक है? तो ये रखना। तो एक बात, ये तो जा रहे हैं अभी देखो, लेकिन ये जो लाइंस जा रही है अंदर से, देखो ये जो लाइंस जा रही है, ये से जो लाइंस जा रही है, ध्यान से देखो, ये जो लाइंस जा रही है, इन लाइंस को मैं फ्लक्स बोल सकता हूँ। फ्लक्स जा रहे हैं अंदर से, इस लाइंस को ही फ्लक्स भी बोलते हैं ना। अब देखो एक हाँ, अब एक रूल क्या है, ध्यान से देखो। अब रूल ये है कि अगर आपको देखो एक टर्न में से फ्लक्स निकाले ना, सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द फ्लक्स व्हिच आर पासिंग थ्रू जस्ट 1 टर्न पर टर्न, तो उसकी फॉर्मूला होती है b into एरिया ऑफ दैट टर्न, b into एरिया, ठीक है? b into एरिया इज अ फ्लक्स थ्रू 1 टर्न। सिंपल है। लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था, जब मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था, यही फॉर्मूला थी, फ्लक्स इज गिवन बाय b into a, ठीक है? लेकिन अगर आपको फ्लक्स थ्रू ऑल द टर्न्स निकालना है, मतलब टोटल फ्लक्स क्या होते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्लक्स थ्रू ऑल द टर्न्स, ठीक है? तो टोटल फ्लक्स कैसे आएंगे? देखो एक टर्न जो है ना इसका, ये जो सोलोनॉइड का एक टर्न है, उसमें से जो फ्लक्स है वो है ba। तो सोलोनॉइड इज हैविंग टोटल दिस टर्न, सी दिस, ये n, ये देखो n, ये वाला सोलोनॉइड इज हैविंग n टर्न्स ना, तो टोटल फ्लक्स विल बी n into b into a। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स, ठीक है? लेकिन हम लोग ये भी ऐसे फाइंड आउट किया है हमने एक्सपेरिमेंटली कि जो ये टोटल फ्लक्स है ना, ध्यान से देखो, टोटल फ्लक्स जो है, इस टोटल फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ऑब्वियसली जितना तुम करंट ज्यादा पास करोगे उतने फ्लक्स ज्यादा बनेंगे, करंट कम पास करोगे तो फ्लक्स भी कम बनेंगे टोटल। तो टोटल फ्लक्स आर आल्सो सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी लिखी हैं आपके सामने। अब ये अगर थोड़ा बहुत मालूम है ये सब चीजें आपको, तभी हम लोग सेल्फ इंडक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है? इसमें एक बात, ये जो मैंने सब लिखी है सामने देख लो, इसमें कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं समझ में आती है, इक्वेशन तो अजीब ही लिखा है सर ने, तो बोलो, मैं उसको थोड़ा और विजुअलाइज कराऊंगा फिर थोड़ा समझाने के लिए। हाँ, कोई ऐसा इक्वेशन है जो बिल्कुल नहीं समझ रहा है इसमें? क्लियर है सारे? तो ये इक्वेशन मालूम है तो अभी भी देखो सेल्फ इंडक्शन आप समझ सकते हो फिर, ओके? तो आई एम गोइंग फॉर सेल्फ इंडक्शन नाउ। अब ध्यान से सुनना, सेल्फ इंडक्शन क्या है, होता क्या है। ये देखो, ये जो करंट पास हो रहा है ना, ध्यान से देखो, करंट कितना पास हो रहा है सोलेनॉइड में से, I है ना। सपोज इज I इज चेंजिंग,
सपोज मैंने इस करंट को क्या किया, चेंज किया, तो एक बात बताओ, अगर ये करंट आपने चेंज किया ना, तो ये फ्लक्स भी चेंज होंगे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, ये फ्लक्स भी चेंज होंगे। एक लेट्स टेक एग्जांपल दैट करंट को मैंने इंक्रीज किया, सपोज दिस करंट इज इंक्रीज्ड, तो क्या लगता है, ज्यादा करंट पास करोगे, स्ट्रॉन्ग करंट पास करोगे, तो फ्लक्स भी ज्यादा बनेंगे ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। Yes. Yes. तो होता क्या है, इफ यू इंक्रीज द करंट, फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज। ये देखो, इस रिलेशन से मैं बोल सकता हूँ, इफ यू इंक्रीज द करंट, दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फ्लक्स विल आल्सो इंक्रीज। सिर्फ टोटल फ्लक्स नहीं बढ़ेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न जो होता है ना, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक इमेजिन करो कि सपोज कोई एक टर्न है, ये देखो ये टर्न है, इट्स अ टर्न, ठीक है, इसमें से ऐसे करंट जा रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे से फ्लक्स बन रहे थे दैट। अब क्योंकि करंट चेंज किया, उससे फ्लक्स भी चेंज हुए। लेट्स से मैंने करंट इंक्रीज किया, तो फ्लक्स भी इंक्रीज हुए। अब देखो ये जो फ्लक्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको फैराडे का एक्सपेरिमेंट याद होगा, जब किसी टर्न में से या किसी सर्कुलर लूप में से फ्लक्स इंक्रीज होते हैं, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है क्या उस टर्न में? yes, Yes. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ईच एंड एवरी टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, फॉर ईच एंड एवरी टर्न फ्लक्स आर चेंजिंग थ्रू दैट टर्न, सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन एवरी टर्न। आप जस्ट इमेजिन करो, ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जस्ट आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर है ना ऐसा कुछ हो जाएगा, ये देखो ये कुछ ईएमएफ जनरेट हो गया, मैंने बैटरी का सिंबल बनाया, ठीक, इमेजिनरी ईएमएफ जनरेट हो जाएगी इन ईच एंड एवरी टर्न। ठीक है, तो ये देखो अगर मैं अभी दूसरा टर्न बनाऊं ऐसे, ये तीसरा टर्न, हर एक टर्न में ऐसे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी ऐसे। ये फैराडे का लॉ ही है ना, ईएमएफ इज जनरेटेड। तो ये सारी ईएमएफ्स को आप प्लस कर दो, यू जस्ट ऐड ऑल द ईएमएफ्स, यू विल गेट अ टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ना। yes, Yes. टोटल इंड्यूस ईएमएफ मिलेगी। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना बाय व्हिच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मैं सोलेनॉइड को कॉइल बोल रहा हूं अभी फिलहाल, तो वापस बोल रहा हूं, इट्स अ फिनोमेना बाय व्हिच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेनेवर करंट इज चेंज इन द सेम कॉइल। देखो एक ही सोलेनॉइड यहाँ पे इन्वॉल्व है, उस सोलेनॉइड में से आपने क्या किया, ये देखो करंट को चेंज किया, तो इसमें करंट को चेंज किया, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुए, और उसकी वजह से ईएमएफ भी कहाँ इंड्यूस हुआ, उसी सेम कॉइल में इंड्यूस हुआ ना। yes, तो उसको बोलते हैं, Yes. इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ओके, so due to change in current in the coil or a solenoid, the EMF is induced in the same solenoid, same coil, that is called self induction। ठीक है, अब इसकी मैं कोई कुछ फॉर्मूलास बना लेता हूं मैं, ठीक है जल्दी से। ठीक है, अभी तक मैंने स्लो कराया, तो अभी आप फास्ट फास्ट समझ पाओगे जल्दी से। देखो तो देखो, जो टोटल फ्लक्स पास होता है ना आपके इसमें से सोलेनॉइड में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट स्टेप ये डायरेक्टली साइन रिमूव करके मैं कुछ कांस्टेंट डाल देता हूँ, एल। एल इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एल को हम लोग डिस्कस करेंगे। एल एक कांस्टेंट है जो मैंने अभी डाला। एल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या कभी कभी एल को सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों नाम दिया गया आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में जो मैं अभी खाली बता रहा हूँ, आगे प्रूफ होगा इसका। ये जो एल जितना हाई होता है ना, उतना मतलब आपकी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो रही है, उतना वो फिनोमेना ज्यादा होगी इस कॉइल में। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर कर लेता है। हायर द एल हायर द सेल्फ इंडक्टेंस, इसलिए इसका नाम रखा गया है द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो, दोज़ हू वांट टू अंडरस्टैंड ये एल क्या है वगैरह, आगे पता चल जाएगा। वेरी विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स यू विल कम टू नो। लेकिन एल कांस्टेंट है बेसिकली। तो चलो इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, अब एक बात हुआ कैसे था सेल्फ इंडक्शन, याद है? आपने करंट को पहले चेंज किया था, तो मैंने बोला करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होंगे, और फ्लक्स चेंज से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये करंट है मैंने चेंज किया, बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स विल चेंज एंड दैट्स व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऐसे लोगे डी फाई बाय डी टी। एल का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि एल आपने कांस्टेंट रखा है ना, इट्स अ कांस्टेंट, तो डी आई बाय डी टी। ठीक है,
ओके ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1 तो ये हो गया -d∅dt। किसी को याद है -d∅dt क्या होता है? induced EMF EMF. induced. यस, इसमें -d∅dt इज EMF इंड्यूस्ड। और देखो अगर आपको याद है इक्वेशन 1 को देखो वापस, ये इसमें जो फाइल लिखा है ना, ये टोटल फ्लक्स के बारे में बात की गई है। टोटल फ्लक्स लोगे तो आपका टोटल EMF इंड्यूस मिलेगा। इफ यू टेक अ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न तो EMF इंड्यूस इन वन टर्न ही मिलेगी फिर। तो टोटल इंड्यूस EMF है। तो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर EMF इंड्यूस? -L di/dt। ये बनी? Yes. तो Yes. दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे काफी क्वेश्चंस होंगे। The EMF induced in the solenoid or any coil which is having n turns, EMF induced in the coil is given by L times -L times di/dt, where L is a coefficient of self induction, जो हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो L constant है basically, और di/dt is a, can I say di/dt is a rate at which current is changing in the coil ना, di/dt। Yes. Yes. आपको याद होगा करंट चेंज करोगे तभी फ्लक्स चेंज होंगे सोलेनॉइड में, और फ्लक्स चेंज होंगे तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ठीक है। तो ये हो गया। सर वो माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है? माइनस साइन यहाँ पर भी आया है ना, देखो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, ये इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा, इंड्यूस करंट जो बनेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपोज करेंगे DI को। दे विल अपोज दिस DI। DI क्या है? चेंज ऑफ करंट। तो चेंज ऑफ करंट को अपोज करेंगे, क्योंकि जब चेंज ऑफ करंट हुआ था उसी वजह से चेंज ऑफ फ्लक्स हुए थे। तो लेंजिस लॉ याद है ना, कि लेंजिस लॉ यही बोलता है कि इंड्यूस करंट ऐसा Yes. बनता है कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में माइनस यही इंडिकेट करेगा कि E opposes the DI and DI is the reason for d∅ ना, चेंज इन करंट की वजह से ही चेंज इन फ्लक्स हुआ था। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। फॉर्मूला क्लियर लिख लिया सबने? हाँ। अब देखो मैंने आपको ये बोला था कि जितना L ज्यादा होता है उतना सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना ज्यादा ऑकर होती है। मतलब L मेजर करता है कि कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ये कि मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? देखो imagine that suppose we are having a two coils, two solenoids, we are having two separate solenoid। ये देखो इसको मैं बोलता हूँ coil number 1, इसको बोलता हूँ coil number 2। ओके ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अलग हैं, दोनों का मटेरियल अलग है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल अलग है, सब थोड़ा अलग अलग कॉइल्स हैं ये। अब एक बात बताओ, ये जो पहली कॉइल है ना उसमें मैंने ये किया di/dt किया। di/dt मतलब मैंने करंट को चेंज किया एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। दूसरी कॉइल में भी करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो देखो मैंने दोनों को सेम कंडीशंस दी है। di/dt कितना है दोनों के लिए? 1। ठीक है, तो दोनों में करंट चेंज हो रहा है और सेम रेट से चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों कॉइल अलग अलग है, अलग मटेरियल, अलग नंबर ऑफ टर्न्स है दोनों कॉइल को, दोनों कॉइल की क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, सब अलग है सब दोनों कॉइल का। di/dt इवन दो सेम है, di/dt सेम है, क्या लगता है सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा कि अलग ईएमएफ इंड्यूस होगा? सर अलग होगा। अलग। एक्चुअली में देखो एक काम करो, आप ऐसे मान लो कि सपोज पहली कॉइल है ना उसमें बस 2-4 टर्न्स है, दूसरी कॉइल में 1000 टर्न्स है सपोज। ठीक है, तो होगा अलग होगा। क्या होता है जब डिफरेंस बड़ा दिखता है ना तो आप समझ जाते हो हाँ डिफरेंस आएगा। जब मैंने पहले इतना क्लियरली नहीं बताया तो आप बोल रहे थे शायद सेम होगा दोनों में ईएमएफ इंड्यूस्ड। नहीं हाँ, नहीं, ईएमएफ इंड्यूस अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉइल। तो क्या होगा, सपोज एग्जांपल जो पहली कॉइल है ना, सपोज मैंने उसमें क्या देखा कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ दैट वाज अ मोर ईएमएफ इंड्यूस्ड। ओके, और दूसरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो लेस इंड्यूस हुआ। तो पहले एक बात बताओ, इसको देख के आप क्या बोलोगे, कौन सी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना ज्यादा ऑकर हो रही है? कॉइल 1। First वन वाली कॉइल one 1। है। वो तो कॉमन सेंस है, समझ गया ना। अब देखो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको मैं लिख सकता हूँ -L di/dt, है ना। तो ये हो गई मोर, ईएमएफ इंड्यूस मोर है, मतलब L di/dt की जो प्रोडक्ट है वो मोर आएगी। अब di/dt तो 1 था ना, di/dt 1 है, तो L मोर हुआ ना इस कॉइल का। तो देखो यस। और दूसरी कॉइल में ईएमएफ लेस इंड्यूस हुई थी, लेस, कोई लेसर नंबर ले लो, तो इसको लिखो L di/dt। तो di/dt तो इसका भी 1 ही था, दोनों में मैंने सेम रेट से करंट चेंज किया था, तो di/dt 1 है तो इसका L विल बी लेस। तो Less. देखो
आपने मुझे बताया कि कॉइल 1 में सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हुआ है कॉइल 1 में, और देखो उसका एल भी मोर आ रहा है। तो जो कॉइल 2 है उसमें कम सेल्फ इंडक्टेंस हुआ था, तो उसका एल भी कम आ रहा है। तो यही हो ना कि एल अल्टीमेटली मेजर्स दैट हाउ मच इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। जिस कॉइल का एल ज्यादा होता है ना, एल अभी और डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में, थोड़ा आइडिया रखो अभी। जितना एल ज्यादा होता है कॉइल का, उतना उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की फिनोमेना ज्यादा होती है। तो एल मेजर्स द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। इसलिए कभी कभी एल को सीधा बोलते ही ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस ही बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टार्टिंग क्लियर? ओके सर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करने का रहता है? नहीं, नेगेटिव साइन मैंने बोला ना सिर्फ इतना इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन बस इतना बताता है कि ई अपोज करेगा आपके डीआई को। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ विल बी इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ करंट, बस अपोज करेगा। मैग्नीट्यूड में आपको लेना है खाली यहाँ पे। ठीक है सर यहाँ इसमें तो कुछ less नोट करना है, पहले नोट कर लो। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आगे आने वाला है, मैं बताऊंगा, पहले नोट कर लो। हाँ बोलो। सर इसमें मोर क्यों हुआ, इसमें लेस क्यों हुआ? कैसे हुआ मोर और लेस, वो चाहिए? यस ठीक है, बताता हूँ। एक मिनट। आई होप सब लोग स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, राइट? मैं ऑनलाइन में ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कौन कितना ध्यान दे रहा है, कौन म्यूट करके अपनी दूसरा कुछ चला के बैठा है, वो पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद ही अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। 12th स्टैंडर्ड में भले आप कुछ और फील्ड में जाओ, भले इंजीनियरिंग नहीं करो, मेडिकल में नहीं जाओ, कुछ और फील्ड में जाओ, लेकिन 12th में अगर बहुत कम मार्क्स होंगी, इट्स नॉट अ गुड थिंग इन एनी वे। ठीक है, तो आपको किसी भी फील्ड में जाने में सोचना पड़ेगा, अरे मुझे मार्क्स ही नहीं है तो मैं कहाँ से एडमिशन मिलेगा, तो बेटर ध्यान दो। ठीक है, तो आई होप यू आर पेइंग अटेंशन। जो भी नहीं समझ में आएगा, मैं बैठा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में क्लियर है, मैं आपको समझा सकता हूँ फिजिक्स की कोई भी पॉइंट, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर ये एल मोर एल लेस नहीं समझा। देखो, अज्यूमिंग दैट पहली कॉइल है ना, उसमें बहुत ज्यादा टर्न्स है, ऐसे मान लेते हैं कि सपोज पहली कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं, तो एक बार मैंने आपको बोला था कि एक एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि फ्लक्स आर चेंजिंग थ्रू ईच एंड एवरी टर्न। तो सोचो पहली कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं, तो उसमें एक एक टर्न में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और दूसरी कॉइल में काफी कम टर्न्स हैं, तो उसमें हो सकता है कम ईएमएफ इंड्यूस हो, तो ईएमएफ इंड्यूस इक्वल नहीं होगा, राइट? सपोज पहली कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हुआ 20 वोल्ट, और दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ खाली वो 2 वोल्ट। ओके, तो इसको लिखो आप एल डी आई बाई डी टी, माइनस की कोई जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं खाली। प्रोडक्ट ऑफ एल डी आई बाई डी टी कितनी आएगी? प्रोडक्ट 20 आएगी, तो इसमें डी आई बाई डी टी तो 1 था ना भाई, ये देखो ना, डी आई बाई डी टी 1 था। यस Yes. तो पुट करो, डी आई बाई डी टी 1 है तो एल कितना आएगा? 20 आएगा इस 20. कॉइल के लिए। वैसे ही यहाँ पे करो, इसमें भी डी आई बाई डी टी को 1 कर दो, तो एल 2 आएगा। 2. एल का जो भी यूनिट है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जो भी यूनिट है, लेकिन वैल्यू तो 20 और 2 ही आएगी ना। तो देखो पहली कॉइल का एल ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रहा है, दूसरी कॉइल का एल कम आ रहा है, क्योंकि पहली कॉइल में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब पहली कॉइल में ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, तो जिसमें कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है उसका एल ज्यादा निकलता है। और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। अभी तक नोट किया सबने? हाँ ठीक है, ऊपर मतलब ये उससे पहले वाला, उससे पहले वाला ये वाला सर। ठीक है। सर ये मैं खाली बेसिक बताया था, इसमें मतलब और भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये बेसिक था, जस्ट स्टार्टिंग। मतलब इसमें मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि सोलोनॉइड क्या होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कितने टर्न्स, मतलब टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू 1 टर्न कैसे निकालते हैं, वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलोनॉइड। सर डेफिनेशन रिपीट तो नहीं हुआ किसका? सेल्फ इंडक्शन का? ठीक है, लिख लो, लिख लो, जिनको लिखना है लिख लो भले। सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना, इट्स अ फिनोमेना ऑफ production of EMF, is a phenomena of production of EMF in a coil whenever flux are changing through the same coil. It's a phenomena of production of EMF in any coil
whenever flux are changing through same coil. क्या मतलब एक कॉइल है उसमें से हमने लास्ट में क्या लिखा, फ्लक्स आर चेंजिंग थ्रू सेम कॉइल लिखा नहीं, लास्ट में आएगा व्हेन करंट इज चेंजिंग थ्रू सेम कॉइल, करंट आएगा फ्लक्स नहीं आएगा लास्ट में, व्हेन अ करंट इज चेंजिंग थ्रू द सेम कॉइल। ओके तो एक ही कॉइल है, दो कॉइल इन्वॉल्व ही नहीं है, बस एक ही कॉइल है, उस एक कॉइल में तुमने करंट पास किया और तुमने उस करंट को चेंज किया और तुम्हारी इसी वजह से उस कॉइल में ईएमएफ बन गया, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। समझा भाई, कुछ अलग फिनोमेना नहीं है, फैराडे ने भी यही बोला था ना कि जब फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वही है। ठीक है चलो, नोट किया सब आपने अभी तक, आगे बढ़ो। यस सर। Yes. ठीक है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी काफी कुछ है इसमें। चलो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये जो एल मैंने डिस्कस किया ना इसको हम लोग ऊपर आगे फिर से आएंगे, लेकिन पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो सपोज आपका सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें ये आपने करंट पास किया और सपोज ये जो करंट है ना, मैंने बोला चेंजिंग है, राइट, तो जब करंट चेंज होगा तो इस करंट की वजह से फ्लक्स भी चेंज होंगे और उस फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक बात है, यहाँ पे हर एक टर्न में सपोज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा ये, क्योंकि क्लोज सर्किट है, देखो इट मस्ट बी अ क्लोज सर्किट लाइक दिस, ठीक है, तो क्योंकि क्लोज सर्किट है इसमें सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट भी इंड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस करंट भी बनेगा, ठीक है, ये ऐसे इंड्यूस करंट भी बनेगा। तो ऑलरेडी जो एक करंट था ऑलरेडी जो बैटरी की तरफ से आ रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ मेन करंट, और एक और करंट इसमें बनने लगता है जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब लेंजिस लॉ तो यही बोलता है ना, लेंजिस लॉ याद करो, वो तो यही बोलता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स को जो है अपोज करेगा, बराबर, फ्लक्स की चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। Yes. तो इधर एक बात है, फ्लक्स चेंज क्यों हो रहे हैं, करंट के चेंज होने की वजह से चेंज हो रहा है। ये जो मेन करंट है ये तुमने चेंज किया तो उससे वो जो फ्लक्स थे ऐसे वाले फ्लक्स ये चेंज हुए ना, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि वो मेन करंट को अपोज करेगा। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि इंड्यूस करंट जो है वो मेन करंट को अपोज करेगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो इंड्यूस करंट है ना वो मेन करंट की जो चेंजेस है, चेंज इन द करंट को अपोज करेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिर ऐसा ऐसा समझ में आएगा। देखो you can write this way that direction of induced current in the solenoid, direction of this induced current is in such a way that it always opposes the change in main current। एक एग्जांपल दे देता हूँ शायद ज्यादा समझ में आएगा उससे। वो मेन करंट देखो, जो मेन है, जो मतलब पहले आपने फ्लो किया कॉइल में से, सपोज मेन करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। अब मेन करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे सोलेनॉइड से। फ्लक्स इंक्रीज हुए मतलब फ्लक्स चेंज हुए, आपके कॉइल में से जो फ्लक्स हुए वो चेंज हुए, तो डेफिनेटली फ्लक्स चेंज से फैराडे ने बताया था फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस करंट हुआ। अभी इंड्यूस करंट पता है कैसे फ्लो होगा? This induced current will flow in a direction which is exactly opposite to the main current. Suppose main current right side जा रहा है तो induced current left side जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो इस जो मेन करंट है ना इंक्रीज हो रहा है, मेन करंट जो इंक्रीज हो रहा है उसकी ग्रोथ को ये अपोज करेगा ना, तो इंड्यूस करंट उसके डायरेक्शन में अपोजिट में फ्लो होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को एक रॉन्ग कंसेप्ट आएगा, कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर मतलब इंड्यूस करंट हमेशा मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी इंड्यूस करंट मेन करंट के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सपोज ये जो मेन करंट है ना जो आपने पहले पहले पास किया, मेन करंट सपोज डिक्रीज हो रहा है, इमेजिन करो जो मेन करंट है वो डिक्रीज होते जा रहा है। अब मेन करंट डिक्रीज होगा तो फ्लक्स जो जा रहा है ना कॉइल में से वो फ्लक्स भी डिक्रीज होंगे, बिकॉज फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेन करंट ओनली। तो मेन करंट कम होते जा रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। फ्लक्स डिक्रीज हो रहे हैं मतलब फ्लक्स चेंज हो रहे हैं बेसिकली, तो कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो कॉइल में वापस इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन इंड्यूस करंट किसको अपोज करेगा? वो मेन करंट को अपोज नहीं करता है, मेन करंट की चेंजेस को अपोज करता है, चेंज को वो अपोज करता है। तो एक बात, मेन करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना,
तो अगर Yes. कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो तुमको उसको अपोज कैसे करोगे? उसको Increase डिक्रीज होने से करके। मैं रोकूंगा मैं उसको, तो उसको डिक्रीज होने से रोकना चाहिए मुझे। फिर तो होगा क्या पता है, इंड्यूस करंट इस बार कैसे फ्लो होगा? इंड्यूस करंट विल फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन एज ऑफ द मेन करंट, तो वो मेन करंट को कम भी नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब अगर तुम इंड्यूस मेन करंट को कम करना चाहते हो तो भी साला तुमको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, वो कम होने नहीं देगा इंड्यूस करंट उसको। तो तुमको मेन करंट को कम करने के लिए भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो कम हो ही नहीं पाएगा। इंड्यूस करंट उसको नहीं होने देगा कम। करना है तुमको कम, करो कम, लेकिन तुमको वर्क करना पड़ेगा कम करने के लिए भी उसको। और अगर तुमको मेन करंट को बढ़ाना है, बढ़ाना है भाई, जब बढ़ाने के लिए आओगे ना तो भी इंड्यूस करंट उसको अपोज करेगा, और बढ़ाने के लिए भी तुमको वर्क करना पड़ेगा। वेदर यू वांट टू इंक्रीज द मेन करंट और यू वांट टू डिक्रीज द मेन करंट, तुमको वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेंजेस लॉ वही बोलता है कि जो तुम वर्क करोगे वही वर्क इंड्यूस करंट के फॉर्म में इसमें डेवलप हुआ है ना। तो नहीं तो इंड्यूस करंट आया कहां से? जो तुम वर्क करोगे वही किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्म में, इंड्यूस करंट के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, आप खाली इतना सोचो, ये इंड्यूस करंट आया कहां से, एनर्जी कहां से आई इंड्यूस करंट के लिए? जो आप वर्क करोगे वही इंड्यूस करंट के फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, तो वेदर यू आर इंक्रीजिंग करंट और डिक्रीजिंग, अपोजिशन विल बी देयर। तो थोड़ा सोच के आंसर देना, अभी मैं पूछ रहा हूँ। इफ दिस मेन करंट इज इंक्रीजिंग, ओके, तो इंड्यूस करंट उसको कैसे अपोज करेगा? बाय फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। Opposite direction sir. हाँ, तो इस केस में क्या होगा, जब मेन करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंड्यूस करंट विल फ्लो ओके ऑपोजिट टू द मेन करंट, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मेन करंट। ठीक है, और अगर जो ये मेन करंट है वो अपने आप डिक्रीज हो रहा है बेचारा, तो वो डिक्रीज भी नहीं होने देगा उसको। तो अगर मेन करंट डिक्रीज हो रहा है ना, तो इंड्यूस करंट जो होगा, Same direction. will flow in the same Same direction. direction to main current. हाँ, to the main current will flow in a same direction, okay, to main current, okay, ठीक है। कुछ लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, बोलते सर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ऑपोज कैसे करेगा? तो मैं बोलता हूँ कि ये नहीं है, ये मत दोगे कि सेम डायरेक्शन है ऑपोजिट, खाली वो उसकी चेंजेस को अपोज कर रहा है। मेन करंट कम होना चाहता है तो उसको कम भी नहीं होने देगा वो, और बढ़ना चाहता है तो बढ़ने भी नहीं देगा। ठीक है, लेंसेस लॉ यही बोलता है, जब भी आप फ्लक्स को चेंज करते हो, करंट को चेंज करते हो, तो उसकी ऑपोजिशन मिलती है उसको। याद करो वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा था तो भी कॉइल ने उसको अपोज किया, और जब मैग्नेट कॉइल से अपने आप दूर जा रहा था तो भी कॉइल उसको अपोज कर रही थी। अरे पहला लेक्चर तो फैराडे एक्सपेरिमेंट। Yes. Yes, sir. तो ऑपोजिशन तो मिलनी है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको मतलब खाली ऑपोजिशन ही करने आता है, मतलब तुम अच्छा काम करोगे तो भी अपोज करेंगे, मतलब उसमें कुछ गलतियां निकालेंगे, और तुम गलत काम करोगे तो भी इसमें बोलेंगे ये गलतियां हैं। कुछ लोग होते हैं मतलब कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऑपोजिशन ही देंगे। तो इंड्यूस करंट भी वैसे ही कुछ है। हाँ, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं, some people have a solution for every problem and some people have a problem for every solution। तो होते हैं ऐसे लोग। तो इंड्यूस करंट भी कुछ वैसा ही है, हमेशा आपको अपोज करता रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इसको नेगेटिव वे में मत लो। इंड्यूस करंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इससे बहुत सारी चीजें बनी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल लिख लिया ये पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes तो sir. ये मैंने आपको थोड़ा इंड्यूस करंट का नेचर बताया, बस एक अभी लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, वो जो एल हमने डिस्कस किया था, एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, उस एल की फॉर्मूला बना लेते हैं कि एल को, मतलब थोड़ा एल के बारे में और जान लेंगे। फॉर्मूला फॉर एल, एल इज अ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब एक चीज याद करो, आपको याद होगा कॉइल 1 कॉइल 2 मैंने 2 कॉइल ली थी, जिस कॉइल में ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हुआ था, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा हुआ था, उसका एल ज्यादा था। Yes. हाँ, Yes. तो मतलब हुआ क्या है कि एल हर कॉइल का अलग अलग होता है। देखो, एल डिपेंड्स ऑन द कॉइल। अगर 2 अलग अलग कॉइल्स हैं तो दोनों का एल अपना अपना होगा, तो एल हर कॉइल के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉइल। मतलब एल इन चीजों पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ये मैं सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ, प्रूफ भी करेंगे इसको। एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल। ठीक है, तो सपोज आप 2 कॉइल ले लो,
दो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अलग हो सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग हो सकती है, लेंथ अलग हो सकती है कॉइल्स की। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ये अलग होंगी तो दोनों कॉइल का एल भी अलग होगा। तो हर कॉइल का एल अपना अपना होता है। जिस कॉइल का एल ज्यादा होता है मतलब उसमें सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होगा। तो देखो ये भी मैं कैसे प्रूव करूंगा कि एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल। देखो अब मैं काम करता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, साइलेंट मैं लिख रहा हूँ, बस जो लिख रहा हूँ वो आप देखते जाओ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। कुछ समझा क्या? साइलेंट लिखते था। यस 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 सर। हाँ, देख लो, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बाबा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऐसा किसी को नहीं समझा सर ये क्या लिखा है आप लोग ने, कुछ समझा ही नहीं मेरे को, तब बोलो मैं समझा देता हूँ फिर से। देख लो पूरा। पूरा समझा? देखो मैंने पहले फ्लक्स थ्रू वन टर्न भी लिखा, हालांकि उसका कोई यूज नहीं था, ऐसे लिखा एक टर्न से फ्लक्स चाहिए ना तो वो बी इंटू एरिया से मिल जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट दैट कॉइल इंटू एरिया ऑफ द कॉइल, टोटल फ्लक्स चाहिए वो एन बी ए होगा। तो टोटल फ्लक्स में बी को मैंने पुट किया, ये मैंने आपको पहले बता चुका था कि सोलोनॉइड के अंदर भी इतना होता है, म्यू जीरो एन है। तो ये टोटल फ्लक्स की फॉर्मूला बन गई, लेकिन टोटल फ्लक्स इज आल्सो गिवन बाय एल इनटू आई, वेयर एल इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है इन दोनों इक्वेशन का, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो मैंने राइट हैंड साइड इक्वल ले लिया। आई तो करंट ही है एक्चुअली, करंट इन द सोलोनॉइड, आई कट हो गया, ये देखो एल की फॉर्मूला बन गई। सो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? समझा कि मैं थोड़ा रिपीट करूँ? समझा ना? ठीक है। यस समझ यस सर। तो देखो एल की फॉर्मूला वाइज, अब इसमें देखो एक कैपिटल एन है और एक स्मॉल एन है, अच्छा नहीं लग रहा है ना? दोनों कैपिटल एन हो तो अच्छा लगेगा, दोनों यहाँ तो दोनों स्मॉल एन होने चाहिए। एक काम करो, पहले दोनों को कैपिटल एन में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद करो ये स्मॉल एन क्या होता है इस फॉर्मूला में? स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना, डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर स्मॉल एन। तो ये एन की फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, तो म्यू जीरो कैपिटल स्मॉल एन को आप ऐसा लिखो एन बाई एल इंटू ए, तो आपकी फॉर्मूला बनेगी म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल। कंफ्यूज मत होना, ये जो स्मॉल एल है ना, स्मॉल एल इज अ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेकिन कैपिटल एल लेंथ नहीं है, कैपिटल एल इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो। ठीक है, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखो मैंने एल की फॉर्मूला बना दी। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो एल कौन कौन से चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तब देखोगे जो एल है वो चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज, एल डिपेंड्स ऑन म्यू जीरो, इसको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा बाद में कि म्यू जीरो मतलब क्या है यहाँ पे। एल डिपेंड्स ऑन म्यू जीरो, एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एन नंबर ऑफ टर्न्स, एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर सोलेनॉइड, एल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस एल लेंथ। तो इसमें म्यू जीरो तो चलो आपको इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये एन तो मालूम है आपको, ए मालूम है, एल मालूम है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, ये सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना। यस यस किसी भी कॉइल के टर्न्स कितने हैं, एरिया कितनी है, लेंथ कितनी है, सब ज्योमेट्रिकल चीजें हैं उसकी। तो इसलिए मैंने देखो पहले लिखा था एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉइल। तो सपोज आपने दो कॉइल ले ली, दो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अलग होंगे, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, लेंथ अलग है, तो उनका ये सेल्फ इंडक्शन भी एल भी अलग होगा ना दोनों का। ठीक है, यस हाँ। सो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने। तो
अब इसमें खाली म्यूजिरो थोड़ा समझा देता हूँ। म्यूजिरो का नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ना, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, सुना है ऐसा कभी म्यूजिरो का वैल्यू, ये सब कुछ? Yes. यस किसी को मालूम है म्यूजिरो की वैल्यू कितनी होती है? म्यूजिरो होता कितना है? आपने दूसरे चैप्टर 4 में into पढ़ा? 10⁻⁷. Okay, very good. Keep it up. Keep it up. Good. Value of mu0 is 4.10⁻⁷. I think ये सुना होगा आपने। ठीक है, अब म्यूजिरो खाली मैं समझा देता हूँ क्या है, यहाँ पे क्यों आ रहा है म्यूजिरो। देखो, ये आपका सोलोनॉइड है, ठीक है। इस सोलोनॉइड के अंदर के पार्ट को देखो, अंदर इस सोलोनॉइड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो मतलब इस सोलोनॉइड के अंदर एयर होगी या वैक्यूम होगा, ऐसे मान सकते हैं, एयर या वैक्यूम होगी। एयर और वैक्यूम एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो अंदर एयर होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी? एयर में बनेगी ना। तो जब एयर होती है, मैग्नेटिक फील्ड एयर में बनेगी, तो यहाँ पे म्यूजिरो आएगा। म्यूजिरो इज अ परमिएबिलिटी ऑफ एयर। सपोज मैंने क्या किया, सोलोनॉइड के अंदर एयर है, एयर को मैंने नहीं रखा, मैंने उसकी जगह क्या किया, सोलोनॉइड के अंदर मैंने एक आयरन का रॉड डाल दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सपोज एक आयरन का रॉड है विच आई इंसर्टेड इनसाइड द सोलोनॉइड। देखो, सोलोनॉइड के अंदर अगर आप कुछ भी डालते हो ना, तो उसको कोर बोला जाता है। सोलोनॉइड के अंदर के पार्ट को कोर बोला जाता है। तो पहले क्या था, एयर वाज अ कोर, एयर कोर में था। अभी कहना है इट्स आयरन इज इनसाइड द कोर ना, मतलब बीच में कौन है, आयरन आ गया, आयरन कोर, तो उसको बोलते हैं आयरन कोर सोलोनॉइड। मैंने आयरन का रॉड डाल दिया। तो एक बात बताओ, थोड़ा सोचो, सोलोनॉइड के अंदर आयरन का रॉड डाला हुआ है, अब तुम सोलोनॉइड से करंट पास करो, तो आपको मालूम है सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर बनेगी, कहाँ बनेगी एक्चुअली में, आयरन के अंदर बनेगी। यस ठीक है, यस सर। तो आयरन उसको अफेक्ट करता है, आयरन कैन अफेक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड, आयरन उस फील्ड को बढ़ा देता है। तो अगर आयरन डालोगे ना, तो आपको यहाँ पे म्यूजिरो नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा म्यू ऑफ आयरन यहाँ पे। और एयर है तो म्यूजिरो लिखेंगे, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस डाला तो म्यू ऑफ दैट सब्सटेंस लिखेंगे ना, म्यू ऑफ आयरन लिखेंगे अभी। तो मतलब म्यू कैसे चेंज होगा, अगर तुमने एयर की जगह कोई दूसरी सब्सटेंस डाल दी सोलोनॉइड के अंदर, कोर चेंज कर दिया, सोलोनॉइड का सेंटर चेंज कर दिया आपने, कोर में अपने आयरन डाल दिया, तो फिर आपका म्यू चेंज हो जाएगा। अदरवाइज म्यू नहीं चेंज होने वाला है, म्यू म्यूजिरो ही रहेगा अदरवाइज। समझा क्या म्यू क्या है? यस यस सर। Yes. तो कोई बोले कि म्यू चेंज करना है मुझे, किस तरीके से चेंज हो सकता है म्यू? by putting some material inside the solenoid, by putting some rod in the core of the solenoid. Okay, और ये सही है क्या कि अगर आपने कोई रॉड डाल दिया, अगर सोलोनॉइड के अंदर कोई रॉड डाल दिया, तो उसका जो L है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो चेंज हो जाएगा क्या? यस सर। यस Yes. सर क्योंकि रॉड डालोगे तो म्यू चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला ये बोलती है कि म्यू चेंज हो गया तो L चेंज हो जाएगा उससे, राइट? तो ये हो गया, पूरा क्लियर है? तो ठीक है, यस तो ये भी आपका सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना खत्म होने पे आ रहा है। ठीक है, मेन चीजें हो गई, बस खाली मैं लास्ट बता देता हूँ, बहुत सिंपल, यूनिट ऑफ दिस एल, एल का यूनिट। देखो, एक फॉर्मूला ये याद करो, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला हमने बनाई थी थोड़ी देर पहले। तो ठीक है, इसमें मैं अगर इसमें से मैं L निकालूंगी, L की फॉर्मूला क्या बनेगी? L विल बी E डी टी डिवाइडेड बाय डी आई। मॉड ले लो, यूनिट चाहिए मुझे, साइन नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं है। L विल बी E डी टी बाय डी आई ना। तो एक बात, एनीबडी, ये E का यूनिट क्या होता है? E का यूनिट वोल्ट Volt. वोल्ट। चलो गुड, dt तो टाइम होगा, di तो करंट होगा, एम्पियर एम्पियर। तो देखो एक्चुअली में यूनिट क्या बैठा L का, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ VS बाई A। तो ये भी यूनिट है, करेक्ट है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। लेकिन आपको ओम्स लॉ आता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I से R मिलता है ना। आर मिलता है। Yes. यस तो V का यूनिट वोल्ट होता है, I का यूनिट एम्पियर होता है, R का यूनिट तो ओम होता है। ओम्स एक्चुअली में वोल्ट पर एम्पियर इज सेम एज ओम्स ओनली, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे है ना वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को मैं ओम्स लिख सकता हूँ, ओम, और ये सेकंड। तो एल का यूनिट ये भी चलेगा, ओम सेकंड। इनफैक्ट ये याद करना जरूरी है, बाकी वो नहीं याद करो पहले वाला तो भी चलेगा, ओम सेकंड। ठीक है, तो ये यूनिट करेक्ट है, ओम सेकंड ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ओम सेकंड को हटा के उसकी जगह हम लोग इसका यूनिट यूज करते हैं हेनरी। ये किसी साइंटिस्ट का नेम है, सर जोसेफ हेनरी, उनके ऑनर में रखा गया है। ठीक है, जोसेफ हेनरी ने काफी कुछ काम किया था सेल्फ इंडक्शन और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में, तो हेनरी के नाम पे रखा गया है। तो यूनिट इज ओम सेकंड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डायमेंशन वगैरह निकालने होंगे तो आप ओम सेकंड यूज करना,
लेकिन एक ऑनर रहता है ना कि साइंटिस्ट के ऑनर में यूनिट रखा गया है, तो यूनिट क्या रखा गया है? हेनरी। हेनरी। तो यूनिट ऑफ एल आज से कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो एसआई यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। हेनरी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना रिस्पेक्ट नहीं देना है। अगर आपको हेनरी लिखना भी है तो खाली कैपिटल एच लिखोगे, दैट्स इट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल ऑफ द कॉइल, एल डिपेंड्स ऑन कॉइल, एल ऑफ अ कॉइल इज अबाउट 2, आई विल राइट 2 हेनरी दिस वे। यस। यस ये है। तो ये अभी सेल्फ इंडक्शन पूरा खत्म करा दिया है, ए टू जेड। इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, सेल्फ इंडक्शन को क्लियर करो। और इसमें मैंने जो एंट्रेंस के लिए पॉइंट्स चाहिए वो भी डिस्कस कर ली, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर कुछ जानना है तो। बाकी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ओके। अभी तक समझा पूरा? Yes. यस सर। आई Yes, होप sir. नोट भी कर लिया आपने। ठीक है, तो ये Yes. सेल्फ इंडक्शन हो गया। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का जस्ट मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर ये ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है ये एग्जांपल वगैरह। ठीक है, कुछ मैं अभी एक प्रॉब्लम्स बता देता हूँ सेल्फ इंडक्शन के ऊपर। एग्जांपल मींस न्यूमेरिकल्स। ओके ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज अगर वो फर्स्ट एग्जांपल लेट्स से ये ए पॉइंट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोज 10 ओम्स है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड की ऐसे सिंबल बनाई है मैंने, ये ऐसा। तो देखो ये सोलेनॉइड बनाई, आप इसको सोलेनॉइड भी बोल सकते हो या इसको आप कॉइल भी बोल सकते हो, इसमें कुछ हार्म नहीं है, एक कॉइल है। अब आपको याद होगा हर कॉइल का अपना अपना एल होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है एल। इसका एल है 2 हेनरी सपोज। ओके, ठीक है, ये बी पॉइंट है। और देखो इसमें से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, सपोज ये जो करंट है ना, देखो आई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। ओके, तो अभी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन आई करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड, एक मिनट, नहीं करंट, एक काम करो, करंट ठीक है, आप ये जो रेजिस्टेंस 10 ओम लिखा है ना, इसको आप एक काम करो 10 ओम नहीं करो, इसको आप रेजिस्टेंस को 30 ओम कर दो। थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूँ ये, करंट को 30, रेजिस्टेंस 30 ओम्स कर दो। ओके, तो व्हेन करंट इज आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर एंड इट इज चेंजिंग, दिस करंट इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, इतने रेट से करंट चेंज हो रहा है। तो पढ़ लो क्वेश्चन में लिखा है। तो एक बात, ये जो करंट दिख रहा है आपको सर्किट में, वो करंट सपोज चेंज हो रहा है, तो ये जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या अगर ये करंट चेंज हुआ तो? यस यस सर। क्योंकि देखो करंट चेंज होगा इस कॉइल में से तो फ्लक्स भी चेंज होंगे इस कॉइल में से, और फ्लक्स चेंज होने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा, लेकिन आपके लिए उसको फिर वो चाहिए, किरचॉफ लॉस चाहिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है आपको थोड़ा बहुत? यस। यस सर। आई थिंक पढ़ा होगा आपने इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, राइट? ओके, सो डू वन थिंग, सबने आई थिंक ये नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो ये जो आपको सर्किट दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये पूरा सर्किट नहीं है, आपको दिख रहा है ये ओपन सर्किट है बेसिकली। तो इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द रियल सर्किट। कोई बड़ा सर्किट होगा उसका खाली मैंने पार्ट यहाँ पे शो किया है। तो ए एंड बी पॉइंट्स आर द 2 पॉइंट्स इन दैट सर्किट। ठीक है, तो ये छोटा सा सेक्शन मैंने सर्किट का शो किया है। ठीक है, तभी देखो इसमें सपोज ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो मैं लिख रहा हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, वी ए बी लिख देता हूँ, वी ए बी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी एक चीज हमको ऐसे अज्यूम करनी पड़ेगी, वो हो सकता है रॉन्ग भी हो, हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ए और बी में से कोई पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, कोई पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है रियलिटी में क्या है। आई एम अज्यूमिंग दैट सपोज ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट low potential. Okay, it is assumption, it may be wrong also.
ठीक है, तो एक हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज VAB। अब ये VAB मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट? ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, आई होप सो। ठीक है, तो मेरा ये है कि मैं ये फाइंड करूंगा यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से पहले मुझे ये फाइंड करना होगा कि हाउ मच इज द EMF व्हिच इज इंड्यूस्ड इन योर कॉइल। The EMF induced in a coil is given by L di by dt। माइनस बाद में भी दे सकते हो, मैं खाली पहले वैल्यू निकाल देता हूँ। एनीबॉडी, L कितना पुट करूं मैं? 2 2 di by dt 1 1 1 ये तो 2 वोल्ट आएगा। देखो yes मैग्नीट्यूड तो 2 वोल्ट है ना, माइनस है 2 नहीं, 2 चलता है, तो मैग्नीट्यूड 2 वोल्ट है। ठीक है, तो मतलब ये देखो आपका ये जो कॉइल है ना, लुक एट दिस, इस कॉइल में यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ है, ठीक है, जिसका EMF है 2 वोल्ट। लेकिन अभी खाली EMF से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी फाइंड करना होगा कि जो EMF बना है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है EMF का। तो एक बात बताओ, ये जो आपका मेन करंट है, हाँ, मेन करंट कुछ रेट से चेंज हो रहा है, मेन करंट इज चेंजिंग, लेकिन सपोज ऐसा दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करंट इज +1 एम्पियर पर सेकंड दिया हुआ है ना, ये -1 एम्पियर पर सेकंड नहीं दिया था, ये क्या दिया था, +1 एम्पियर। प्लस मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, तो आपका ये मेन करंट जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। एक बात बताओ, अगर मेन करंट इंक्रीज होगा तो इस कॉइल में जो इंड्यूस करंट बैठेगा, इंड्यूस करंट विल बी फ्लोइंग इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द इंक्रीज ऑफ दिस मेन करंट ना। Yes. yes इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होगा कॉइल में, Opposite. ऑपोजिट, इट विल फ्लो ऑपोजिट टू द मेन करंट। ये देखो इंड्यूस करंट ऐसा फ्लो होगा। अब ध्यान से सुनना, इंड्यूस करंट ऐसे जब फ्लो होगा ना, ठीक है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है ना, इट्स गोइंग टुवर्ड लेफ्ट। तो Yes. अब एक शॉर्टकट पॉइंट याद करना, अगर इंड्यूस करंट लेफ्ट जा रहा है ना, तो ये जो कॉइल है इसका जो लेफ्ट एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, और जो राइट टर्मिनल है, राइट साइड है, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह। मतलब करंट अगर लेफ्ट जा रहा है, सुनो ध्यान से, इंड्यूस करंट अगर लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट वाला एंड पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या लिखा है सर? ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आपने बोला ना इसमें EMF इंड्यूस होता है, तो EMF का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये वो पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूं मैं। तो ये जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक काम करो, इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ। जो डायग्राम है सोलोनॉइड बनाया मैंने, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, समझा देता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने हटा दिया। ठीक है, अब बताओ, इस इधर सोलोनॉइड है लेकिन उसमें EMF इंड्यूस हुआ था ना, EMF इंड्यूस ऐसा होना चाहिए। देखो ये जो EMF इंड्यूस्ड है, क्योंकि देखो अगर EMF इंड्यूस ऐसा हुआ, ठीक है, तो इसका आपको ये एक सेल है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे सोचो करंट स्टार्ट होगा, ये इंड्यूस EMF है और ये इंड्यूस करंट है। करंट हमेशा ना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, लाइक दैट। तो ये इंड्यूस करंट है। अब देखो ये इंड्यूस करंट उस मेन करंट को अपोज करेगा ना, तो अब इसका लेफ्ट साइड क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव ऐसा ही है। लेकिन असली में यहाँ पे कोई सेल नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे सोलोनॉइड है। ठीक है, तो अभी ये सोलोनॉइड वापस आ जाएगी अभी। ठीक है, तो यहाँ तक समझा? Yes. yes sir ठीक है, तो मतलब EMF माइनस हो जाएगा 3 वोल्ट। हाँ ठीक है, ये देखो आपकी EMF वापस आ गई। 12 वोल्ट आएगा पोटेंशियल। वो मैं करके देता हूँ ना, वो आंसर डजंट मैटर। क्या होता है देखो, आप लोग कभी भी आंसर के पीछे मत भागा करो, आंसर डजंट मैटर। आप बोलेंगे सर एग्जाम में तो आंसर ही चाहिए, नहीं नहीं, वो आंसर निकल ही आता है। अगर खाली आपको आज करना क्या है, समझना है चीजों को। ये क्या हो गया भगवान, तो आई होप ये समझ गया। ये यहाँ पे आ गया, शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। तो ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ पे तो एक काम करो, इसको मैं हटा ही देता हूँ, बहुत परेशानी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझ गया ना पूरा, ये यहाँ पे सोलोनॉइड था। yes sir इसमें प्लीज याद करो, आपका मेन करंट इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, और इंड्यूस करंट से जो सब लेफ्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो लेफ्ट वाला एंड आप पॉजिटिव लिया करो,
नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस की साइन है और ये ईएमएफ इंड्यूस आपका 2 वोल्ट। अब आपका केवीएल लगा सकते हो। तो देखो अभी मैं केवीएल कैसे लगाऊंगा। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि वो भी कंफ्यूजिंग होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता होगा हमसे। यस सर आता है। यस सर। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। अब देखो मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा तो मैं पहले 30 ओम को क्रॉस करूंगा। तो आई एम क्रॉसिंग द 30 ओम इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ओनली ना, करंट के डायरेक्शन में ही मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो क्या लोगे, मतलब केवीएल लगाओगे तो क्या लोगे, माइनस आई इंटू आर लोगे प्लस आई इंटू आर लोगे? माइनस आई आर हाँ, आएगा। हाँ, इफ यू आर क्रॉसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई इंटू आर लिया जाता है। तो माइनस आई इंटू 30, हालांकि आई की वैल्यू भी गिवन है, देखो आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर गिवन है यहाँ पे, लेकिन फिलहाल मैंने आई इंटू 30 लिखा है। ठीक है, माइनस बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ चल रहा है। उसके बाद देखो अभी हम लोग सेल को क्रॉस करेंगे। सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्रॉस करेंगे ऐसे। तो क्या लेते हैं, प्लस लेंगे माइनस लेंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस Positive. 5 वोल्ट लेंगे। ठीक है, -2 उसके बाद देखो ये जो है ये भी एक सेल की तरह ही काम कर रहा है, ये ईएमएफ ही है ना बेसिकली। इसके यस पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्रॉस करेंगे इसको। तो -2 वोल्ट ले लेंगे। ठीक है, उसको करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, अभी बी पे पहुंच गया। यस आपको याद होगा केवीएल लगाने के लिए आपको लूप पूरा कंप्लीट करना होता है। ए से चालू किया तो वापस ए पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, यस तो अभी हम लोग फिलहाल बी पे पहुंचे। अब मैं क्या करूंगा, बी से डायरेक्टली मैं ए पे जंप करूंगा। तो बी और ए के बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, वीएबी है ना, VAB वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वीएबी। देखो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लेने होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एज पर माय अजम्पशन, मेरे अजम्पशन के हिसाब से बी लो पोटेंशियल था, याद है? तो मैं बी से ए जंप कर रहा हूँ, मतलब मैं लो पोटेंशियल वाले टर्म से हाई पोटेंशियल पे जंप कर रहा हूँ ना, लो टू हाई। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? लो टू हाई जंप कर रहा हूँ मैं। पॉजिटिव पॉजिटिव यस, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड जंप कर रहा हूँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जंप कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव लेंगे। ये देखो अभी वापस आप ए पे पहुंच गए, तो इसलिए मैं इसको लूंगा इक्वल टू 0। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज केवीएल पहले समझ के आओ, थोड़ा किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे ध्यान दो। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है मैंने इस सर्किट में, और आई होप जिनका केवीएल क्लियर है उनको समझ गया कैसे किया। ठीक है, अब बताओ ये आई कितना है, देखो ये 0.5 एम्पियर है ना, डाल दो यहाँ पे आई 0.5 एम्पियर। कितना आएगा 0.5 इंटू 30, 15 आएगा। 15 12 आएगा तो Last. -15 + 5, यस, -2 प्लस VAB। वोल्ट हाँ, तो ये अगर -10 माइनस VAB प्लस 12 वोल्ट आएगा। यस प्लस 2 देखो अभी इसमें तो हो गया, आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना था, वो तो हो गया 12 वोल्ट है। अगर एग्जाम में आपको ऐसे एग्जैक्टली ऐसे पूछे कि VA माइनस VB बताओ, VA माइनस VB, ओके, तो देखो VA माइनस VB मतलब आपको एग्जैक्टली ये भी फाइंड करना होगा कि A हाई पोटेंशियल पे है बी हाई पोटेंशियल पे। एक काम करो, मैं बताता हूँ आपको, अभी VAB कितना आया, +12 आया ना हमारा। अगर आपका Yes. फाइनल आंसर प्लस में आ रहा है ना, सब आपका फाइनल आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब आपका अजम्पशन बराबर था, बी पॉइंट ही लो पोटेंशियल थी और ए पॉइंट ही हाई पोटेंशियल थी। बाय चांस हाँ, लेकिन अगर आपका बाय चांस आपका लास्ट आंसर नेगेटिव आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस -12 आ गया, नेगेटिव आने का मतलब है कि आपका बस वो खाली अजम्पशन रॉन्ग है, बी हाई पे है और ए लो पे है। फिर तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग इफ फाइनल आंसर कम्स नेगेटिव। ओके, तो अभी फिलहाल हमारा +12 आया ना, मतलब हमारा अजम्पशन भी राइट है, ए ही हाई पोटेंशियल है और बी ही लो पोटेंशियल है। तो देखो ये ए हाई पोटेंशियल है, बी लो पोटेंशियल है, तो VA माइनस VB पॉजिटिव ही आएगा ना, +12 आएगा। कभी कभी एमसीक्यू में ये ऐसा आता है, नीट के या जेई के एमसीक्यू में ऐसा आता है, VA माइनस VB है ना, आपको 4 ऑप्शंस होंगे, VA माइनस VB विल बी +12, VA माइनस VB विल बी -12 भी गिवन होगा। तो उसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ए हाई पोटेंशियल है कि बी हाई पोटेंशियल है। ठीक है, अगर बी हाई पोटेंशियल पे है तो VA माइनस VB तो नेगेटिव आना चाहिए, फिर तो आप -12 को सिलेक्ट करेंगे। तो जरूरी है हाई और लो भी फाइंड करना। तो जैसे मैंने बताया, आप पहले अपने अजाम से कुछ भी अज्यूम कर लो, आपका अजम्पशन अगर राइट है तो आपका आंसर +12 आएगा, तो रॉन्ग अजम्पशन है आपका तो आपका आंसर -12 आएगा, बस उतना ही फर्क रहेगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिया मैंने, समझा क्या पूरा ये? यस यस सर तो मैं करा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से करते जाओ, आपका एंट्रेंस में भी आप एमसीक्यू अपने आप कर पाओगे, मतलब किसी की हेल्प नहीं लगेगी, विदाउट हेल्पिंग आप एंट्रेंस के एमसीक्यू कर पाओगे, क्योंकि मैं वो भी कवर करते जा रहा हूँ।
So today we completed a one major topic that was self induction. ठीक है, चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है. 2 या 3 छोटे छोटे टॉपिक्स ही बाकी हैं. म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, ऐसे 2-3 टॉपिक्स हैं which we'll do in the coming lectures. Okay, so I hope this is clear now. Remaining things we'll do next time. Okay, chalo, we'll meet next time.